स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटम की। एटम होता क्या चीज़ है, परमाणु क्या होता है। किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्या नहीं? हाँ, पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जिसको हम लोग इसका मतलब आगे हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा ही हो, ठीक है। इनडिविजिबल, ठीक है, जिसका आगे टुकड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल वर्ड है, एक्चुअली ये जो है एटम को तो हम लोग आगे तोड़ करके इससे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह बहुत सारा होता है। लेकिन इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एटम है, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम पदार्थ, एल्यूमिनियम कोई पदार्थ, और इस पदार्थ को अगर हम सबसे छोटा टुकड़ा करें जिसको हम लोग नाम देंगे एटम, तो ये जो एटम होगा, इस एटम का जो गुण होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी जो है पदार्थ की प्रॉपर्टी से मैच कर लेगी। मतलब इसका जो गुण होगा इस एटम का, इस छोटे से पदार्थ का जो गुण होगा वो किसका गुण होगा, पदार्थ के गुण जैसा होगा। क्लियर है? पदार्थ के गुण जैसा होगा। लेकिन अगर हम इसको और टुकड़ा करें, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह और छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसका गुण पदार्थ के गुण से थोड़ी मैच करेगा, वो अलग कैरेक्टर वाला होगा। आगे बात समझ में? तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। मतलब जो छोटा से छोटा जो लोग उसको तोड़ सकते हैं वो एटम के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका गुण जो है वो पदार्थ के गुण जैसा, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके जैसा बनी रहे। क्लियर है? तो दिक्कत ये होता है एटम। अब इस एटम के अंदर और क्या क्या होता है और एटम की संरचना कैसी होती है। तो किसी भी परमाणु की जो संरचना होती है वो किस टाइप में होता है, ये ठोस गोला। कैसा होता है ये? ठोस गोला। क्लियर है ना? कोई भी परमाणु कैसा माना गया है, ठोस गोले के रूप में। जिसकी रेडियस जो होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का। यानी कि ये साइज ऑफ द एटम हो गया। परमाणु का साइज 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? और इस एटम में और क्या क्या चीजें होती हैं? आर हो गया रेडियस। हाँ, एटम को कैसा मानेंगे, ठोस गोले के रूप में, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर रेंज का। ओके, आगे बढ़े। जो लिक्विड है उसका हम कैसे मान सकते हैं, उसके बारे में पदार्थ लिक्विड में आएगा। हाँ, पदार्थ ठोस लिक्विड गैस तीनों में आएगा, तो तीनों में एटम है, ठीक है। इसका मतलब कैसे बात करना है लिक्विड को, यस सर। लिक्विड के अंदर जैसे जो सबसे छोटा पार्ट होगा
पदार्थ तीनों अवस्था में होती है, सही है बिल्कुल। लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है और ये भी होता है ना, ठोस भी होता है। तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको हम लोग ठोस ही मानेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट। और इसमें बेसिकली तीन तरह के इसके जो है तीन कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन होगा? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। फेमस है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसकी खोज की जा चुकी है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसी तरह के, लगभग 200 के करीब, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं तीनों कणों से पूरे एटम की बनावट और संरचना और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में जान लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन ये भी कण है, प्रोटॉन भी कण है, न्यूट्रॉन भी क्या है? कण है। देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या है? कण है। जब तीनों कण हैं तो तीनों के पास मास होगा। हर बात समझ में? तीनों के पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तीनों के पास द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान होगा और न्यूट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पे कितना द्रव्यमान होता है आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद हो तो बताएं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर है? और न्यूट्रॉन का भी उतना ही 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? अलग होता है। और अब ध्यान से इसको एनालाइज करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम है, लगभग 10,000 गुना कम। देखो देखेंगे 10⁻31 और ये कितना? 10⁻27 है ना। तो हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन के मास का से 10,000 गुना कम, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखते हैं 10,000 इसी पर क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? मैं बस सवाल याद है। N/N कितना हो जाएगा बताओ? 1/10,000 होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही से भी रह सकते हैं। लगभग 9.1 और 1.67 इसको अगर हम कंसिडर ना करें तो 10⁻31 10⁻27 दोनों का रेशियो कितना है? 10⁻4 नहीं है? ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। और एनपी और एनई ये आपको समझ आ रहा है? न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें आवेशित कण कौन कौन है? जिस पर आवेश है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और प्रोटॉन पर आवेश है,
ठीक है ना? हाँ, ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव के नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होता है, और ये कैसा होता है? न्यूट्रल, इसीलिए तो न्यूट्रॉन कहता है, ठीक है ना? इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब रही बात चार्ज तो है इस पर, लेकिन कितना चार्ज है ये भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, पता होना चाहिए। ओके, कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन पर कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है? और न्यूट्रॉन पर कुछ भी चार्ज नहीं होता, जीरो मान लो, नो चार्ज। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में और क्या होता है इसके बारे में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही है ना? ठीक है, जो एटम होता है उसकी बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? तो बनावट कैसी होती है भाई? कि किसी भी एटम का के अंदर एक नाभिक होता है, ये मान लो एटम है, ठीक है ना? एटम के अंदर नाभिक, सेंटर पर क्या होता है? नाभिक होता है। और इस पर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पर, और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स, इस तरह से मान लो। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? बाहर में ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है? अलग अलग कक्षाओं में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, ठीक है ना? इस तरह से और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो और भी कक्षाएं होंगी। समझ पा रहे हो सब लोग? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। क्लियर? लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो सारा का सारा कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर होता है। ओके, बता दीजिए। और क्या चीज ऑब्जर्व की गई है? देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्याएं होती है वो आपस में बराबर होती है। हर बार समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है? बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, है कि नहीं है? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही
नेगेटिव चार्ज, इसलिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि नहीं? जितना पॉजिटिव है, नंबर ऑफ पॉजिटिव बराबर क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव ना, तो सारा जोड़ देंगे क्या, जीरो हो जाएगा चार्ज, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन। समझ हमारी बात? परमाणु कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए कोई एल्युमिनियम आइटम है ना, तो एल्युमिनियम के पास टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव कितना है, कितना प्रोटॉन है टोटल, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या पता है आपको कितना होता है, 13 होता है, होता है ना 13, तो उसमें प्रोटॉन कितना है, 13 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी 13, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? मान लो ये आइटम है एल्युमिनियम का, इसमें पॉजिटिव कितना है, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। एल्युमिनियम आइटम है ये, इसके अंदर 13 पॉजिटिव है, 13 नेगेटिव भी थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल चार्ज कितना, जीरो नहीं हो गया, हो गया ना जीरो, टोटल चार्ज जीरो हो गया। अगर हम इससे एक प्रोटॉन या मान लो एक इलेक्ट्रॉन का हम इससे निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो अब ये एटम कैसा हो गया, क्या ये भी उदासीन है या आवेशित है? अब ये आवेशित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कैसा हो गया, बोलो आवेशित है कि नहीं है? इसमें कैसा आवेश हो जाएगा इस पर, बोला पॉजिटिव आवेश, क्योंकि देखो जोड़ कर देखो एक पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से होगा ना। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पदार्थ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का, ओके। चलिए अब जैसे हमने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को इस तरह से फैला करके दिखाया है, तो एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से है, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने पहले अपना बताया, जैसे डाल्टन के अनुसार, फिर जा करके थॉम्सन मॉडल, ये लगभग थॉम्सन मॉडल जैसा है। थॉम्सन मॉडल का क्या था, थॉम्सन मॉडल का पहला जो उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया कि परमाणु जो है इस तरह से है, जिस तरह से वाटरमेलन होता है, तरबूज है कि नहीं है, तरबूज में जो बीज होता है ना, बीज चारों तरफ दिख रहा होता है बीज, उसको इलेक्ट्रॉन की तरह से कंसिडर किया गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जो गुदा है, जो खाने वाली चीज़ है, उसको पॉजिटिव चार्ज माना गया, ऐसा उन्होंने अपना, ठीक है कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में क्या आया, रदरफोर्ड का मॉडल, है कि नहीं है? थॉम्सन मॉडल आया, उसके बाद क्या आया, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया गया, तो रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया कि परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज समेटा हुआ रहता है, सारा का सारा पॉजिटिव कहाँ होता है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, नाभिक के बाहर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर, और वो चक्कर लगाते हैं, समझ रहे ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं। ये है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये भी फेल हो गया है ना, कि केस स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होता नहीं है। बाद में देखा कि फिर रदरफोर्ड में जो है कहा कि नहीं, एटम जो है इस तरह से होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो सजावट होती है, न्यूट्रॉन की सजावट होती है, वो इस तरह से होती है। न्यूट्रॉन जो है वो भी नाभिक के अंदर होता है इनके अनुसार। अभी बात समझिए। और ये मॉडल जो है काफ़ी ठीक ठाक रहा और एक्सेप्टेबल रहा, है ना। लेकिन बाद में ये मॉडल भी आगे चलकर क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि कुछ बातें जो है इसमें वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, ठीक है, जिसको बाद में नील्स बोर ने करेक्ट किया और फिर एक मॉडल तैयार किया। इसका नाम क्या होगा, बोर एटॉमिक मॉडल या बोर मॉडल ऑफ एटम, जिसके बारे में हमको डिटेल्स में पढ़ना है सिलेबस में, है कि नहीं है। फिर उनके मॉडल में भी कुछ कमियां होने लगी, तो फिर आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो चल। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस जहाँ से रह सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अच्छा भाई, ये एक चीज़ तो लिखने भूल गए, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक बता दो कुछ सभी नाम से। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार गोल्डस्टीन, फिर रदरफोर्ड, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, है ना। इलेक्ट्रॉन का जे याद रखना। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ना, कहीं का रदरफोर्ड भी, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। चलिए गोल्डस्टीन न्यूट्रॉन का चलिए, न्यूट्रॉन का चलिए। अच्छी बात है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग। कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या वगैरह सब तो अलग अलग होगी ना, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमको जानना है, जैसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या को लेटर जेड से डिनोट करते हैं, याद रहेगा, कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है कि नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बराबर होता है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो जो संख्या होगी प्रोटॉन की वही कहलाएगी क्या, परमाणु की संख्या। क्लियर है? और क्या है, मास नंबर ना, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या जो होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। और ये क्या होता है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव है, सॉरी, नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, कौन कौन सा है देखो, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है कि नहीं अंदर में? हाँ, तो दोनों का एडिशन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। यानी ए बराबर, सिंपली अगर प्रोटॉन को पी से डिनोट कर लें और न्यूट्रॉन को एन से, ए बराबर पी प्लस है, हो सकता है कि नहीं? क्लियर है? तो दिक्कत, या ए बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से डिनोट कर लें, ई प्लस एन, संख्या, चार्ज नहीं है, संख्या की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पी के जगह ई भी लिख सकते हैं और पी और ई के जगह जेड भी लिख सकते हैं। क्या हो सकता है कि नहीं? ए बराबर जेड प्लस है, कोई दिक्कत? ए बराबर जेड प्लस एन और एन बराबर ए माइनस जेड, एन बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम लोग को ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। अब किसी भी एटम को, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी तत्व है, कोई एलिमेंट मान लो ऐसे, उस एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये तत्व हो गया, नीचे रहेगा कौन सा संज्ञा और ऊपर क्या रहेगा? इस तरह से उसको डिनोट करें, ठीक है? या ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, जेड यहाँ और ए ऊपर, दोनों ही सही। जैसे एल्युमिनियम की बात है, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान संख्या 26 है, 27 क्या होता है? एल्युमिनियम की द्रव्यमान संख्या याद है? नहीं, कितना होता है? 27, ठीक है? इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, है कि नहीं है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता सकते हैं ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 13, है कि नहीं है? कोई भी एलिमेंट अगर इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम उसको बता सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी नहीं होगा ना? ठीक है, लेकिन हम लोग चार्ज बता सकते हैं ना, टोटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना है? 13 गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना 13 कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 तो है ना, और ये कैसा होगा? माइनस में। उसी तरह से टोटल चार्ज और प्रोटॉन निकाल सकते हैं।
क्लियर है? अच्छा, यही से बताओ मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n बराबर कितना हो जाएगा? तो 27 में 13 घटा दें, 27 माइनस 13 कितना हो गया? 14। क्लियर है? ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताओ। 12। 8 है सर। अच्छा 8 8 है ना, और परमाणु संख्या 16। अब यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं सब कुछ, न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना? कितने न्यूट्रॉन है इसमें? 8। ठीक है, चलो इस तरह से कोई। अच्छा, आप लोग को याद है कि नहीं? कम से कम 20 तो याद रहना चाहिए सबको, जितने एलिमेंट्स है सबका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के हिसाब से लगातार याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखते हैं परमाणु संख्या, है ना, और यहाँ एलिमेंट, इधर द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या मतलब जेड एलिमेंट हो गया ये, और एक द्रव्यमान संख्या ए। जैसे पहला कौन है? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, द्रव्यमान संख्या के हिसाब से हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, है ना? तो आपको पता होना चाहिए। और क्या था? फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब नंबरिंग बिठा लो पूरा सब सीरियली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल्यूमिनियम 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है?
द्रव्यमान संख्या क्या होगी? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का बेरिलियम का क्या होता है? 8 होता है। 8 या 9? इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना? निकाल लीजिए, उसमें निकालिए एटॉमिक नंबर सीरियली निकालिए, लिख लीजिए, ठीक रहेगा। मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखिए। बेरिलियम का 9.012 9 पॉइंट में चलिए राउंड फिगर में 9 लिथियम का कितना है? एटॉमिक वेट निकालिए। एटॉमिक वेट अलग चीज़ है। मास नंबर कितना? मास नंबर क्या है? मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? इसी को बोलते हैं मास नंबर। बेरिलियम का 4, 5, 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, 14, ऑक्सीजन का 16 और इसका 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। क्लियर है? यानी कि यहाँ से आप जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? परमाणु संख्या माइनस करके। और क्या बचा? एल्युमिनियम का 27, 27 है, 13, 14 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना? सिलिकॉन का 28 और इसका 31, 31, 32, इसका 35, क्लोरीन का 35 और यहाँ 40, इसका 40 है आर्गन का।
आर्गन का 40। और क्या होगा पोटेशियम का? पोटेशियम में कितना है? 39 दिया हुआ है ना, 39 कर लेते हैं। कैल्शियम का? कैल्शियम का 40 सर। 40। लिथियम का जब सर हम सारे मिलेगा लिथियम का 4 3 7। हाँ लिथियम का 7 करिए। हीलियम ठीक है? दोनों 4 ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए ये मतलब बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है तो वो किस तरह से होता है, कैसे किया जाता है, ये पता होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, मिटा दें इसको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह बात बोलते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग थोड़ा सा इसके पढ़ लें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उससे सेल के बारे में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऑर्बिट किसके हो जाते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है कि नहीं। फिर हम लोग इसके अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, तो बेसिकली इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग को पता होना चाहिए, और फिर उस एक्सपेरिमेंट में क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा, और फिर उसके हिसाब से जो कंक्लूजन आया वही कहलाएगा रदरफोर्ड का मॉडल, है ना। ठीक है, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1911 में के आसपास। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ किया और इसका सेटअप क्या था, थोड़ा सा हम लोग उसके सेटअप के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने गोल्ड फॉयल लिया, गोल्ड फॉयल मतलब सोने की पत्थर, सोने की पतली पत्थर, है ना। पत्थर मतलब होता ही है कि पतली सी शीट, है ना, बहुत ही पतली, ठीक है ना, लगभग जो है 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास, ये तो बहुत ही पतला। सोना एक ऐसा पदार्थ है जिसको जितना भी आप पीटोगे वो मतलब पतला होता चला जाएगा, एकदम पन्नी टाइप का हो जाएगा। इसको सोने की पन्नी भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में, सोने की पतली पन्नी, ठीक है ना, जो बहुत ही पतली हो सकती है। ये एक बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, आघातवर्ध, जितना इसको पीटते चले जाए ये पतला होता चला जाएगा, ठीक है, इसलिए सोना यूज़ किया गया। तो इससे क्या होता है, एटम के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके अरेंजमेंट में क्या था, एक चैम्बर है इस टाइप का, मान लीजिए एक चैम्बर है,
चैम्बर की दीवार है ये, ठीक है। और ये स्पेस यहाँ पर रखा गया है, और ये है सोने की पत्थर शीट। और यहाँ स्पेस जो है ये है, यहाँ से बॉम्बार्ड कराया गया है इसको अल्फा किरणों को। अल्फा किरण क्या चीज़ है? ये लेड चैम्बर है, लेड का बना हुआ चैम्बर जिसके अंदर रखा हुआ है यूरेनियम पदार्थ। कोई भी पदार्थ मान लीजिए जिससे कि अल्फा किरण डालने से कोई, ठीक है ना, ये अल्फा किरण यहाँ से निकल गई। ठीक है, अल्फा किरणों को यहाँ से जो है बॉम्बार्ड कराएंगे। इसको छोड़ देते हैं, सीधा सीधी लोग जो मान के चले कि अल्फा किरणें जो है यहाँ से जा रही है। ठीक है, किसी भी सोर्स से अल्फा किरण को लाया जा रहा होगा। अब ये सोने की पत्थर पर जब अल्फा किरणें टकराती हैं तो क्या होता है वो देखा है, ठीक है। तो देखा ये गया कि किरणें जो है बाहर निकल रही हैं, अधिकतर किरणें बगैर डेविएट किए हुए सीधे निकल जा रहे हैं। और ये जो दीवार है ना, एक्चुअली ये दीवार जो है इसमें एक स्पेशल टाइप का लेप या मटेरियल यूज़ किया गया है जिसके चलते केबलों को यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि नहीं। तो अधिकांश किरणें जो वो सीधे निकल गई, इस तरह से देखा गया। कुछ किरणें डेविएट भी हुई है कि नहीं है, कुछ किरणें डेविएट भी हुई इस तरह से। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके अगर हम लोग देखें तो इस तरह से समझिए, सोने की पत्थर है ये, ठीक है। और इसके अंदर एटम्स कैसे हैं, गोल गोल, ठीक है, इस तरह से हैं अंदर। किरणें जो हैं अधिकांश किरणें क्या हो रही हैं, बाहर निकल जा रही है, ठीक है। अधिकांश किरणें, मैक्सिमम किरणें जो है वो सीधे बाहर निकल जाती हैं। कुछ किरणें जो हैं वो डेविएट भी होती हैं, क्लियर है। कुछ किरणें क्या हो रही हैं, डेविएट हो रही हैं, विचलित हो रही हैं, और इनका जो विचलन है 90 डिग्री से कम है कुछ किरणें। और अच्छा, कुछ किरणें ऐसी भी देखी गई जो जिसका विचलन जो है कुछ ज़्यादा ही है, मोर देन 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं? कुछ किरणों का डेविएशन कैसा हो रहा है, मोर देन 90। ओके। और सबसे स्पेशल बात इन्होंने क्या देखा कि कुछ किरणें ऐसी भी है जो बिल्कुल उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में गई थी ना, उसी डायरेक्शन में लौट जा रही है। यानी कि इसका जो डेविएशन है 180 डिग्री के आसपास, जिस दिशा में गई उसी दिशा में वापस लौट गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहा, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हैं कुछ बता रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कुछ किरणें जो ऐसी हैं वो जिस दिशा में चली थी उसी दिशा में लौट गई, ठीक है। इसको अगर आप बनाए फिर बाद में चर्चा करें। और यहीं से उन्होंने अपना मॉडल बताया। अब इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। सोने की पत्थर हो गई है, उसी को यहाँ पर इलेबोरेट करके बड़ा करके दिखला दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में किसी एक एटम को लेकर के चर्चा करेंगे कि किसी एक एटम से जो किरणें जा रही होंगी तो किस तरह से मतलब उसमें हुआ होगा या होता होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर एटॉमिक मॉडल लिखेंगे।